हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम जो एथिक्स के लेक्चर्स रिमेनिंग रहे हैं उसे कंटिन्यू करेंगे एंड अल्टीमेटली अब तक हम लोगों ने एक काफ़ी बड़ा पड़ाव 15-16 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया है। अप्रोक्स आप देख सकते हो कि जो हमने शुरुआत की थी पेज नंबर 1 से लगातार कंटिन्यू करते 77 पेज कंप्लीट कर दिए हैं। ये अपने आप में एक काफ़ी बड़ी बात है एंड ये जो कंसेप्ट्स मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ आपको पता होगा कि पहले मैं खुद रीडिंग करता हूँ बढ़िया से सो दैट आपको क्लियरली समझाया जाए एंड देन ये आपको बताया जाता है। बिकॉज व्हेन ए टीचर टीचेज यू समथिंग दे हैव टू स्टडी समथिंग ऑलरेडी, उनको पढ़ना पड़ता है, इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है। एंड यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये जो लेक्चर सीरीज है ये मैं जो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये एक पब्लिक वेलफेयर के लिए इनिशिएटिव लिया गया है एंड जितना हो सके यू शेयर ऑल दीज लेक्चर सीरीज। अगर आपको अच्छी लग रही है तो शेयर करो, नहीं अच्छी लग रही है तो फिर डिसलाइक भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट अपने रिस्पॉन्स जरूर बताओ, व्हाट फीलिंग्स यू आर गेनिंग इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। एंड एक और बात फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल पर अभी तक मात्र कुछ लोग जुड़े हैं, यू कैन ऐड इनटू दैट एंड मैंने टेलीग्राम चैनल लिंक में डाल दिया है एंड वहाँ पर आपको क्विज या फिर जो भी नोटिफिकेशंस वहाँ पर मिलने लगेंगी एंड प्लीज सपोर्ट so as to make me motivated to make these videos because एक प्रकार से आप लोग अब हमारे कम्युनिटी के मेंबर बन चुके हो, इन द सेंस कि ये जो चैनल लाया गया है आप लोगों के हेल्प के लिए ही लाया गया है एंड वी आर ए ग्रुप ऑफ मेंबर्स जिसका एम एंड ऑब्जेक्टिव यही है टू इंश्योर द पब्लिक वेलफेयर इन द टीचिंग इन द एजुकेशन एंड इसके लिए आप सभी को हमारा साथ देना पड़ेगा। आप सभी को कहीं ना कहीं अपनी तरफ से भी कोशिशें करती रहनी है कि आप लोगों को बेसिकली जो भी आपको कार्य एक ही है, आप वीडियोज को स्प्रेड करो, लाइक करो, शेयर करो सो दैट मोर एंड मोर पब्लिक के पास ये पहुंच सके। एंड हम लोगों का जो सपना है, वी ऑल आर ए कम्युनिटी मेंबर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड हम लोगों का सपना एक ही है कि लोगों को पब्लिक वेलफेयर तक पहुंचाया जाए, उनको भी एजुकेशन की सुविधाएं मिले एंड इस मकसद के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या आप हम लोगों का साथ देना चाहते हो? कमेंट सेक्शन में बताओ एंड वी ऑल आर फोकस्ड टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक एज वेल एज जो हम लोग कम्युनिटी मेंबर के रूप में जुड़ रहे हैं। हम लोगों में बहुत ताकत है फ्रेंड्स, वी आर यंग वन एंड डेफिनेटली वी combinedly can achieve a greater height for the welfare of our nation, for the welfare of our public. So friends, जरूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल पर एंड जो भी आपके इश्यूज है, कंसर्न्स है, यू कैन टेल इट। एंड आज हम लोग शुरू करेंगे एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। व्हेन वी टॉक अबाउट एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्या मतलब हुआ? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी ही चाहिए। क्यों होनी चाहिए एथिक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में? अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स नहीं होगी तो करप्शन, क्राइम, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये सब घटनाएं आप देखते रहोगे। इतना ही नहीं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका सिक्योर, सेफ, ऑनेस्ट होना जरूरी है, अदरवाइज जो भी फंड रिलीज किए जाते हैं उसका इधर उधर किया जा सकता है। यू ऑल्सो नो दैट्स वाई द कंसेप्ट ऑफ एथिक्स नॉट ओनली वी स्टडी इन आवर टॉपिक बट कहीं पर भी जाओगे, इंटरनेशनल लेवल पर भी जब हम डील करते हैं तो वी हैव द इंटरनेशनल लेवल पर एथिक्स एंड व्हेन वी डील विद द कॉर्पोरेशंस और एनी कंपनी तो कंपनी के भी अपनी एथिक्स होती है एंड जो
एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको पालन करने पड़ते हैं। और ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपको अच्छे से इस पर क्लैरिटी होनी चाहिए। हालाँकि मैंने पीडीएफ को पढ़ रखा है, लेकिन इसमें हाइलाइट नहीं हो सकी बिकॉज़ मैंने इसको कट कर दिया था एंड सारे के सारे जो हाइलाइटेड पोर्शन है वो मिट गए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आज तो एक एशे का पेपर था, आपने देखा एशे में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो फिलोसॉफिकल जनरल है। दैट्स व्हाई आजकल थिंकिंग पर ज़्यादा फोकस की जा रही है यूपीएससी के द्वारा। यू ऑल्सो गोइंग टू अंडरस्टैंड। एंड एक और बात, जो प्रीलिम्स हैं वो भी तो नज़दीक आ रहे हैं, तो ऐसे में करंट अफेयर पोर्शन आपको नहीं छोड़ने हैं। एंड ये जो डेली करंट अफेयर्स मैं आपको करवाता हूँ, इसी मकसद से करवाता हूँ कि आप जो है डेली बेसिस पर उसे देखें एंड अल्टीमेटली जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आप समझें एंड आप प्रीलिम्स में अच्छा कर सको। तो आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने आए हैं, लगभग 2017 में, 16 में, 15 में, 14 में, एक साल में क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द कोर सब्जेक्ट दैट वी आर स्टडिंग हियर। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते ही है। तो देख सकते हो एक क्वेश्चन तो यही है, व्हाट डज एथिक्स सीक टू प्रमोट इन ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ में एथिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, सिंपल बातें ये पूछी जा रही है। एंड यू ऑल्सो नो आई हैव टॉट दिस यू इन द प्रीवियस लेक्चर। एंड देख सकते हो दूसरी बात, व्हाई इट इज मोर इंपॉर्टेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एथिक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो हम आगे देखेंगे क्यों महत्वपूर्ण है ना। और ये भी आप समझ सकते हो, अगर एथिक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं होंगे तो इसके नेगेटिव कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, ये बातें निकल कर आती। और ये लंबा चौड़ा जो क्वेश्चन देख रहे हो ये बातें भी हैं। फिर एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन देख रहे हो, मैक्स वेबर सेड दैट इट इज नॉट वाइज टू अप्लाई टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द सॉर्ट ऑफ मोरल एंड एथिकल नॉर्म्स वी अप्लाई टू द मैटर्स ऑफ पर्सनल कंसाइन। यानी कि जो हम मोरल या एथिकल नॉर्म्स लगाते हैं अपने पर्सनल कंसाइंस के मैटर्स के लिए, वो कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उतने वाइजली अप्लाई नहीं हो पाते हैं। ऐसा इसीलिए बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज दैट स्टेट ब्यूरोक्रेसी माइट पोजेज इट्स ओन इंडिपेंडेंट ब्यूरोक्रेटिक मोरलिटी। इसलिए इसको क्रिटिकलाइज करने की बात कर रही है ना। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है इसके बारे में आपको कुछ पहले तो पॉजिटिव बातें करनी है, उसके बाद कुछ निगेटिव एंड उसके बाद बैलेंस कंक्लूजन निकालना है आपको। ठीक है, ये स्टेटमेंट के रूप में आप यूज कर सकते हो। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन द पब्लिक सेक्टर अराइजेज व्हेन ऑफिशियल ड्यूटीज, पब्लिक इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट आर टेकिंग प्रायोरिटी वन ओवर द अदर। ये कितना अच्छा कोट है या क्वेश्चन है, आप देख सकते हो कि जो पब्लिक सेक्टर में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आते हैं, 3 डायमेंशन आप इसके देख सकते हो, ऑफिशियल ड्यूटीज, ठीक है, एंड पब्लिक इंटरेस्ट एंड पर्सनल इंटरेस्ट। अब तीनों में से एक भी इंटरेस्ट सर्वोपरि हो जाता है। लेट्स से कि हमने अगर बोला पर्सनल इंटरेस्ट सर्वोपरि हो गया, तो करप्शन या फिर यूँ कह सकते हो कि जो इफिशिएंसी है पब्लिक सेक्टर की वो गड़बड़ हो जाएंगी, या फिर अन्य जो निगेटिव कंसिक्वेंसेस है वो हो सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट सर्वोपरि हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, पब्लिक इंटरेस्ट अगर सर्वोपरि हो गई तो कहीं ना कहीं जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं डगमगा जाती है, या फिर हो सकता है हम पब्लिक इंटरेस्ट के मामले में जो हमारी ऑफिशियल ड्यूटीज हैं हम उससे परे चले जाएं, कुछ एक्शन कर दे। तो तीनों के अपने अपने प्लस हैं, माइनस है, एंड नेक्स्ट इज योर कि दैट्स वाई हमें बैलेंस करके चलना चाहिए। तो यही तो होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि आप एक डिसीजन ले रहे हो सकता है वो आपका पब्लिक इंटरेस्ट में बेनिफिशियल हो, लेकिन हो सकता है वो पर्सनल इंटरेस्ट में बेनिफिशियल ना हो सकता है ऑफिशियल ड्यूटीज के रेस्पेक्ट में बेनिफिशियल हो, इंपॉर्टेंट हो, लेकिन हो सकता है वो पब्लिक इंटरेस्ट में ना हो। तो ये बातें कह रही हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आ जाता है, नाम से ही पता चल रहा है। पहली बात तो आपको ये होगी पता कि देयर इज ए पब्लिक पॉलिसी, गवर्नमेंट पब्लिक पॉलिसी बनाती है कि नहीं बनाती है। अब पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, जो हमारे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है और उसके अंतर्गत जो ऑफिशियल्स काम करते हैं वो हो गए आपके इम्प्लीमेंटर। एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो गया, जब हम इन्हीं पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर इन्फोर्समेंट करवाते हैं और इसके लिए जो भी हम ऑपरेशंस एक्शंस करते हैं वो आ जाता है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।
ठीक है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज ऑपरेशन हैविंग फॉर देयर पर्पज द फुलफिलमेंट और इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो बेसिक एम याद रखना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है, फुलफिलमेंट और इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। और इसमें आपका मिलिट्री एज वेल एज सिविल अफेयर्स ये सब आ सकते हैं, एंड कोर्ट्स के भी जो वर्क होते हैं वो भी आ जाते हैं, एंड ऑल द स्पेशल फील्ड्स ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटी जैसे पुलिस, एजुकेशन, हेल्थ, कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक वर्क्स, कंजर्वेशन, सोशल सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाती है। बिकॉज पुलिस को देख लो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन को देख लो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एजुकेशन के लिए हम लोग बहुत सारी पॉलिसीज बनाते हैं ना, अब पॉलिसीज बना तो लिए, इम्प्लीमेंट तो करना है। अब इम्प्लीमेंट सही से हो रही है, गड़बड़ से हो रही है, कौन डिसाइड करता है? वो डिपेंड करता है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी पर। तो इसीलिए हमने एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसके बारे में बात किया। अब हम बात करते हैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के? पहली बात तो ये कि नॉन पॉलिटिकल पब्लिक ब्यूरोक्रेसी होती है। नॉन पॉलिटिकल यानी कि क्या, कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें कौन जाते हैं? ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो यूपीएससी से सेलेक्ट होते हैं या फिर अदर गवर्नमेंट एग्जाम से सेलेक्ट होते हैं, वो जाते हैं। तो वो तो नॉन पॉलिटिकल होते हैं और होना भी चाहिए, अदरवाइज बायसनेस निकल कर आ जाएंगी, प्रेजुडाइसेस निकल कर आ जाएंगी जो भी वो एक्शन लेंगे। दैट्स वाई एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आपको ये याद रखना है, नॉन पॉलिटिकल पब्लिक ब्यूरोक्रेसी ऑपरेटिंग इन द पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम कौन है? हमारा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में आपको पता है मिनिस्टर है। अब मिनिस्टर तो हेड होता है मिनिस्ट्री का, लेकिन उसके अंदर जो काम करते हैं, सेक्रेटरी हो गए, है ना, डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी हो गए, वो सब आपके हो गए नॉन पॉलिटिकल पब्लिक ब्यूरोक्रेसी। एंड इट डील्स विद द एंड्स ऑफ द स्टेट, द सॉवरेन विल, द पब्लिक इंटरेस्ट एंड लॉज। तो ये जो आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, इसमें क्या क्या बातें ध्यान दी जाती हैं? सॉवरेन विल, पब्लिक इंटरेस्ट, लॉज, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेन फोकस क्या होता है? पॉलिसी मेकिंग प्लस पॉलिसी एग्जीक्यूशन। पॉलिसी तो बनती ही बनती है, साथ ही साथ पॉलिसी का एग्जीक्यूशन भी होता है। एंड ये याद रखना है व्हेन वी टॉक अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें तीनों ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर झुकाव किसकी तरफ रहता है? एग्जीक्यूटिव ब्रांच के ऊपर, क्योंकि इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूटिव करना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आता है। Along with regulatory and service functions भी प्रोवाइड करते हैं लोगों को in order to attain good life। तो जनरली आप देखते हो IAS ऑफिसर्स या फिर जो आपके पुलिस होते हैं, वो सब क्या करते हैं? लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, है ना, सो दैट उनकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं या फिर उनको जो भी अधिकार वेरियस लॉज स्कीम्स के तहत दी गई हैं वो पूर्ण किया जाए, सो दैट वो गुड लाइफ जी सकें। एंड ये जो है डिफर करती हैं सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में तो आपका कंपनी हो गया या फिर कोई इंस्टीट्यूशंस हो गया, कोई प्राइवेट कॉलेजेज हो गया, ये सब हो गए प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो इसमें वेलफेयर शामिल होता है ना, वेलफेयर ऑफ हूम? वेलफेयर ऑफ द पीपल। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी मेन एम होती है ना, कि हम जो है एडमिनिस्ट्रेशन इफिशिएंट रखें या फिर इस तरीके से रखें कि हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है बढ़े। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी को सेकेंडरी माना जाता है, जो सोशल वेलफेयर है उसको प्राइमरी माना जाता है। दैट्स वाई इसके तहत हम लोग क्या करते हैं? लोगों को रोजगार देते हैं। जैसे एयर इंडिया का भी एग्जांपल ले लो, भले ही वो अभी जाके प्राइवेटाइज किया गया है, लेकिन इससे पहले वो लॉस पर चल रही थी, फिर भी वो एग्जिस्ट थी। क्यों? बिकॉज रोजगार सब अटैच थे, दैट्स वाई। तो इट डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द प्राइवेट इन एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली इन इट्स एम्फेसिस ऑन द पब्लिक। तो ये बात हो गई। होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। अब हम बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, क्या अंतर है? एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या हुआ? प्रशासन। अब प्रशासन कोई कंपनी हो, चाहे वो कंपनी प्राइवेट हो या फिर कोई कंपनी पब्लिक हो, या फिर यूं कह सकते हो कोई संस्था हो, जैसे फॉर एग्जांपल वेरियस गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, है ना, जो पॉलिसीज बनाती हैं, जो सर्विसेज ऑफर करती हैं। तो वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है वो हो गया आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या, कि कोई प्राइवेट सर्विसेज ऑफर कर रहा है,
लेट्स से कोई कंपनी ही है तो वो हो गया प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन तो दोनों में होगा, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया डिफरेंसेस में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेन फोकस होता है लार्जर पब्लिक वेलफेयर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। एंड देख सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन की बात मैंने आपको बताई, ये प्राइवेट हो या फिर पब्लिक इंस्टीट्यूशनल सेटिंग हो, दोनों में अकर करती है। एंड अगर हम बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपका क्या होता है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, यानी गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसीज। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इट इज कंसर्न्ड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशन, ये तो आपको ही पता है। तो 4 प्रिंसिपल्स जो हैं आपको देखने को मिलते हैं दैट डिफरेंशिएट द पब्लिक फ्रॉम द प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। एक तो है आपका प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। व्हेन वी टॉक अबाउट प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, इसमें क्या होती है, कॉमन एंड यूनिफॉर्म लॉज एंड रेगुलेशन। कहने का मतलब ये है, जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर कॉमन एंड यूनिफॉर्म लॉज एंड रेगुलेशंस रहते हैं, आपको ही पता है, आप पढ़ते भी हो। ये जो आपका हायरार्किकल सिस्टम है, एंड हायरार्किकल सिस्टम जिसके तहत आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिफरेंट हायरार्की में डिवाइडेड है ना, एंड सबके लिए जो यूनिफॉर्म लॉज है एंड रेगुलेशंस चलाई जाती हैं, along with what प्रिंसिपल ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल। इसमें क्या है कि जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करती है। यानी कि आपको ही पता है कि अगर गवर्नमेंट को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने हैं तो वो पैसे तभी निकाल सकेंगे जब उसको लेजिस्लेचर का परमिशन होगा, है ना, लोकसभा का परमिशन होगा। इसीलिए एप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है, उसे पास करवाया जाता है, तब जाके पैसा निकलती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उनको जो फाइनेंशियल्स मिलती हैं या फिर जो फाइनेंशियल कंट्रोल होता है वो लेजिस्लेचर प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर प्रिंसिपल ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बारे में तो आप अवगत होंगे कि ये जो आपके ब्यूरोक्रेट्स जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करते हैं, अकाउंटेबल किनको है, पॉलिटिकल मास्टर्स को अकाउंटेबल है, यानी कि जो मिनिस्टर्स हैं उनको अकाउंटेबल होते हैं, एंड मिनिस्टर्स जो है वो पब्लिक को अकाउंटेबल होते हैं। एंड आपको पता होगा कि हमारे देश में लीगल अकाउंटेबिलिटी का कोई इश्यू नहीं है, मतलब कोई लीगल अकाउंटेबिलिटी का प्रोविजन नहीं है कि अगर कुछ एक्शन मिनिस्टर के द्वारा गलत ले लिया गया तो अल्टीमेटली वो जो है लीगली रिस्पॉन्सिबल होंगे, ऐसा नहीं। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, जैसे हमने पास्ट में एग्जांपल भी देखे थे कि कुछ ऐसे मिनिस्टर्स रहे हैं जिन्होंने अगर कुछ गड़बड़ी हुई, गड़बड़ी इन द सेंस कि अगर उनके कार्यकाल में कुछ इंसिडेंट हो गया तो मोरली उन्होंने रिजाइन कर दिए थे, ठीक है। तो ये बातें होती है। नेक्स्ट इज योर प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल रिटर्न। मार्जिनल रिटर्न, इसके बारे में तो हमने आपको बताया था, मेन ऑब्जेक्टिव किसी भी वेंचर बिजनेसेस का क्या होता है, प्रॉफिट होता है, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हमेशा हम मनी टर्म्स में नहीं वैल्यू मेजर कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट कोई PSU सेटअप करती है तो इसका ये मकसद नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाए जाए, इसका मकसद बहुत बड़ा होता है, एम्प्लॉयमेंट होना है, साथ ही साथ यूँ कह सकते हो कि लोगों के इनकम बढ़ाने हैं, साथ ही साथ जो लाइवलीहुड है उसको इम्प्रूव करना है, कैसे बेटर फैसिलिटीज, पेंशन, सोशल सिक्योरिटी ये सब प्रोवाइड करके, है ना। एंड चौथी इंपॉर्टेंट बात डिग्निटी, जैसे फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन जो हमारे देश में है, अब अल्टीमेटली बहुत सारे रोजगार में रिजर्वेशन के प्रोविजन है, तो ये लोग जब आते हैं रिजर्वेशन के माध्यम से तो इन लोगों का भला होता है। एंड जो हिस्टोरिकल ऑपरेशन इन्होंने झेले हैं फ्रॉम द प्रीवियस टाइम्स, उन सब से कहीं ना कहीं इनको मुक्ति मिलती है एंड अल्टीमेटली ये बेनिफिट करते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि हमारे देश में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का प्रोविजन है। व्हेन वी से दिस, तो इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति जो पहले से ही आगे है, दूसरा व्यक्ति जो रेस में पहले से पीछे रहा है, तो सबसे पहला काम तो है इनको बराबर लाया जाए, तो यहाँ पर आपका ये निकल कर आता है, ठीक है। तो इसी को हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, है ना। तो ये बातें निकल कर आती है। अब हम बात करते हैं नीड ऑफ एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स
की क्या ज़रूरत होती है। तो देख सकते हो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने आपको बताया था, यहाँ क्वेश्चन आप देखो थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ गया। अच्छा एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर देखो है ना, वाई इट इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ से आपको जवाब मिल जाएगा। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है भारत में वो पॉलिटिकल, लीगल, फाइनेंशियल डोमेन्स इन तीनों मेन इश्यूज पर फोकस करता है। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ लीगल, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल डोमेन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिकल डायमेंशंस भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एंड इसको समझा जा सकता है फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। एक तो ये है कि पब्लिक रिसोर्स यूटिलाइजेशन। जब हम बात करते हैं पब्लिक रिसोर्स यूटिलाइजेशन तो आपको ही पता है, जब एथिकल वैल्यूज़ किसी भी ऑफिसर के अंदर रहती है तो जो भी रिसोर्सेस इनको मिले हैं, चाहे फंड मिला हो, कुछ भी मिला हो, तो वो एफिशिएंट एंड इफेक्टिव रिसोर्स यूटिलाइजेशन करेंगे एंड देयर विल बी नो स्कोप ऑफ करप्शन, बिकॉज इंडिया इज ए रिसोर्स डेफिसिट कंट्री। एंड चूंकि रिसोर्स डेफिसिट कंट्री है तो इफेक्टिव जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन तभी जाके जो आपका सपना है वेलफेयर स्टेट का वो अचीव हो सकेगा। अलोंग विथ व्हाट, जो एथिक्स है या एथिकल वैल्यूज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल बनाता है टू हिज या हर एक्शन। ठीक है। सोशल जस्टिस, तो जब हम बात करते हैं सोशल जस्टिस की तो देख सकते हो, यानी कि सिंपल कहें तो इट इंश्योर्स सोशल जस्टिस। तो एथिक्स या एथिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है टू अचीव द गोल ऑफ सोशल जस्टिस, एज वी ऑल्सो स्टडी इन आर्टिकल 38 एंड अदर DPSP, जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज भी कहते हैं। एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव वही है, इक्वलिटी और इक्विटी दोनों को प्रमोट करता है फॉर द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, वल्नरेबल सेक्शन। तो ये हो गया सोशल जस्टिस। इसी की बात मैंने आपको बताई भी थी अभी पिछले वाले कंसेप्ट में। नेक्स्ट इज योर रिजॉल्व डिलेमा। डिलेमा रिजॉल्व करने में मदद करेगा। डिलेमा यानी कि वैसे सिचुएशन जहां पर मोर देन वन फैक्टर्स आर गेटिंग इनटू कंसिडरेशन, तो डिलेमा हो गई। डिलेमा यानी कि जब आप एक कंक्लूजन पर नहीं पहुंच रहे हो, जब फॉर एग्जाम्पल अगर कहे डिलेमा आपको समझ में आ रही होगी बेसिकली कि कोई डिसीजन लिया गया, अब डिसीजन से कुछ नाराज हो सकते हैं, कुछ खुश हो सकते हैं, तो कैसे रिजोल्व किया जाए, तो उसी को कहते हैं डिलेमा वाली सिचुएशन। तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिजॉल्विंग द डिलेमा। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है आपको ही पता है डे बाय डे कम्प्लेक्स होता जा रहा है एंड इसके कारण फ्रिक्वेंट डिलेमा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए निकल कर आ रही हैं। और जो इथिक्स है वो बेसिकली पब्लिक गुड को इंश्योर करता है, प्रायोरिटी देता है, एज वेल एज जो इथिकल एंड वैल्यूज कन्फ्लिक्ट अगर आती हैं तो उसको भी सॉल्व करता है। एंड अगर हम बात करें डिसीजन मेकिंग की तो देख सकते हो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है वो इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हैं, आपको ही पता है। एंड उन डिसीजन में अगर ऑब्जेक्टिविटी ना हो, फेयरनेस ना हो, जस्टिस ना हो, तो आप बताओ कि जो पब्लिक वेलफेयर की एम है वो हासिल हो सकेगी? नहीं हासिल हो सकेगी। तो ये जो आपका एथिकल वैल्यूज है डिसीजन मेकिंग में क्या कंट्रीब्यूट करता है, ये किसी भी डिसीजन को ऑब्जेक्टिव बनाता है, फेयर बनाता है, जस्टिस बनाता है एंड पर्सनल इंटरेस्ट को नीचे दबाकर पब्लिक इंटरेस्ट सबसे ऊपर में लाता है एंड दे यील्ड रिक्वायर्ड रिजल्ट्स फॉर द सोसाइटी। अब हम बात करते हैं पब्लिक ट्रस्ट। तो यस, पब्लिक ट्रस्ट भी स्टैब्लिश होगा बिकॉज एथिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एथिकल एडमिनिस्ट्रेटर हमेशा लोगों के नज़रों में एक प्रकार से महान चरित्र वाला व्यक्ति या फिर इंस्टीट्यूशन के रूप में नजर आएगा। कैसे? कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट बिल्टअप होने लगता है लोगों में एंड ऑलरेडी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो एथिकल होते हैं, उनके अंदर ऑनेस्टी, इम्पार्शियलिटी, सिंसियरिटी, पब्लिक सर्विसेज के प्रति ये सब जो एथिकल वैल्यूज होती हैं वो कहीं ना कहीं ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिल्टअप करती ही हैं। नेक्स्ट जो सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल यानी कि इस पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया कि ट्रस्ट कितना है लोगों के बीच में, सोशल कैपिटल। ठीक है, तो सोशल कैपिटल को भी बूस्ट करता है बिकॉज एथिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
इंश्योर्स क्रेडिबिलिटी, है ना, जो संस्था है, जो इंस्टीट्यूशन है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी क्रेडिबिलिटी को बनाता है। एंड ये भी इंश्योर करता है कि जो सिविल सोसाइटी कोऑपरेट करे, है ना, कुछ भी इश्यू आए तो उस इश्यू को शांत तरीके से सॉल्व किया जाए। एंड डेफिनेटली इससे सोशल कैपिटल जो है देश का बनता है। अब जो सोशल कैपिटल जिस देश में मजबूत रहेगा, आप समझ सको ट्रस्ट जिस देश के अंदर मजबूत रहेगा, वहाँ पर हार्मोनी, पीस, इक्वलिटी, ये सब चीज़ें अपने आप आने लगती हैं। नेक्स्ट जो सर्वोदय या फिर अंत्योदय, ठीक है, ये जो इथिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एम्पैथी, कंपैशन की जो भावना है वो डेवलप करवाती हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर के अंतर्गत। एंड ये सब जो भावनाएं हैं, एम्पैथी है या कंपैशन है, वो कहीं ना कहीं पुअर एंड वल्नरेबल सेक्शंस के वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करती है। बिकॉज जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है having the empathy and compassion can better understand the societal problems of the vulnerable sections and thus finding the innovative solution as well. एग्जाम्पल देख सकते हो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट बाय IAS ऑफिसर एस शंकरन, है ना। तो बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट एक IAS ऑफिसर एस शंकरन के द्वारा इम्प्लीमेंट करवाया गया। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि इम्पैथी एंड कंपैशन बहुत ही जरूरी है। बिकॉज पब्लिक वेलफेयर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब उस बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए वो जो आपका वैल्यू सिस्टम है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अदरवाइज हम फेयर एंड जस्टिस नहीं कर सकते लोगों के लिए, ठीक है। तो ये सब बातें हमने डिस्कस कर ली। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एथिक्स इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या भाई साहब कुछ प्रॉब्लम्स है, यानी कि कमियां क्या हैं, चैलेंजेस क्या है, वीकनेसेस क्या है, ये भी क्वेश्चंस के रूप में आ सकते हैं। इस पर भी आपको ध्यान रखना है। तो पहली बात तो ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक या फिर एथिकल वैल्यूज डालने के लिए क्या कुछ प्रोविजंस है या नहीं है। बिल्कुल है। क्या है, चलिए हम डिस्कस करते हैं। एक तो आपका सेंट्रल सर्विस कंडक्ट रूल्स 1964 है। एंड ये जो आपका कंडक्ट रूल्स है, इसके तहत प्रोवाइड की जाती है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है ना, व्हाट टू डू, व्हाट टू नॉट डू। एंड ऑल्सो ये भी इंश्योर करता है कि जो सिविल सर्वेंट है वो अपनी एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, डिवोशन टू द ड्यूटी एंड पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखे वाइल डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज। एंड नेक्स्ट इज योर ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स 1968, ये भी है। और ये जो है बेसिकली प्रोवाइड करती है कि जो ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो IAS हैं, IPS हैं, IFOS हैं, वो अपने हाई इथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखें, अपनी इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी ये सब अपने अंदर निहित रखें, एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ मेरिट, फेयरनेस, इम्पार्शलिटी, ये सब उनके अंदर मजबूत किया जाए जब वो डिस्चार्ज करते हैं ड्यूटीज, जब वो ड्यूटी एक्वायर करते हैं, अलॉन्ग विथ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। एंड वी हैव द कोड ऑफ एथिक्स 1997, और ये फर्स्ट इनिशिएटिव है जिसके तहत कोड ऑफ एथिक्स पब्लिक सर्वेंट्स के लिए लाया गया था इंडिया में। एंड इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि बेटर गवर्नेंस इन इंडिया। तो आप बताओ, एथिकल प्रिंसिपल्स अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होती हैं तो एक और बेनिफिट जो हम आपको बता रहे हैं वो है बेटर गवर्नेंस इन इंडिया। यहाँ से आप निकाल सकते हो बेटर गवर्नेंस इन इंडिया, ठीक है। लेकिन ये जो आपका कोड ऑफ एथिक्स 1997 है, इट वाज नॉट इश्यूड फॉर द पब्लिक सर्वेंट्स, लाई तो गई थी। नेक्स्ट जो ड्राफ्ट पब्लिक सर्विस बिल 2007। तो जब हम बात करते हैं ड्राफ्ट पब्लिक सर्विस बिल 2007, तो ये जो है ड्राफ्ट किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल के द्वारा। एंड envisage moral behavior from the civil servants and enumerated certain values among the public servant। and देख सकते हो certain values among the public servant, तो कौन कौन से values enumerate करने की बात की जा रही है। तो patriotism and upholding the national pride, allegiance to the constitution यानी कि संविधान के प्रति समर्पण, law of the nation के प्रति समर्पण, objectivity, impartiality, honesty, diligence, courtesy, transparency एंड मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, है ना। तो ये सब बातें हो गई। तो देख सकते हो ये जो लेट्स से कि आपको अगर कुछ आंसर राइटिंग कर ले तो यहाँ पर आप डाल दोगे ऑब्जेक्टिविटी, यहाँ पर डाल दोगे इम्पार्शियलिटी, यहाँ पर डाल दोगे ऑनेस्टी, यहाँ पर डाल दोगे डिलीजेंस, सजा के लिखो मस्त मगन में, ठीक है। एथिकल इश्यूज इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन,
तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से एथिकल इश्यूज हैं? तो एथिकल इश्यूज तो हैं, डिस्क्रिशनरी पावर जो भी मिलते हैं बड़े बड़े अधिकारी को, ऑफिशियल्स को, उसका मिसयूज आप जनरली देखते हो जाता है। एंड न्यूज़ में तो आप कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे किसी ऑफिशियल्स जो चर्चे में रही होंगी जिसके तहत मिसयूज हुआ होगा डिस्क्रिशनरी पावर का। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पर जो एथिकल इश्यूज है उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अदरवाइज जो पावर मिली हुई होती है उसका मिसयूज भी हो सकता है। तो मिसयूज किस सेंस में हो सकता है? पर्सनल गेंस के सेंस में हो सकता है, या फिर फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, इन सब के लिए हो सकता है। तो ये कहीं कहीं जो पब्लिक वेलफेयर की जो मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव है उसको डिवैल्यू करता है। तो मिसयूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर, इसके कारण क्या होगा? डिसरिगार्ड फॉर द पब्लिक वेलफेयर। नेक्स्ट इज योर अनड्यू इंपॉर्टेंस टू रूल्स एंड रेगुलेशन, कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको कुछ ज़्यादा ही अहमियत दी जाती है, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको स्ट्रिक्ट रूप में पालन किया जाता है। एंड इसके कारण क्या होता है? एक्सेसिव रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म यानी कि कहीं पर भी एकदम कोई स्कोप नहीं है, रूल्स के परे हम जा ही नहीं सकते। एंड कभी कभी इसके कारण जो आपके ओरिजिनल बेनिफिशियरी हैं हो सकता है उनको न्याय ना मिले, हो सकता है उनको जो बेनिफिट्स मिलने हैं किसी स्कीम के तहत वो ना मिल पाए। तो ऐसे ऐसे इश्यू आ जाती है ना। बिकॉज आपको ही पता है जो डाटा हम लोग गैदर करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि डाटा में सब कुछ सच्चाई हो, कुछ ना कुछ फैल्ट हो जाती है। बार बार आप सुनते रहते हो कि जो पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें बहुत सारे घूस्ट बेनिफिशरीज हैं और जो रियल बेनिफिशरीज हैं उनको ये सब चीज़ें हो सकता है कभी कभी नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जितना संभव हो जो भी इंचार्ज है उनके द्वारा एक प्रकार से उनके प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए। एंड मोर फोकस ऑन अकाउंटेबिलिटी रेदर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो अकाउंटेबिलिटी पर ज़्यादा फोकस करने लगते हैं कि अगर हम कोई एक्शन ले लेंगे तो हो सकता है हमारी ही अकाउंटेबिलिटी आ जाए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं साइड लाइन हो जाती है। क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी? वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। तो ये बातें निकल कर आ गई। नेक्स्ट इज योर पुअर रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट मैकेनिज्म। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट मैकेनिज्म दोनों में गड़बड़ी है। कैसे? ये जो आपका आजकल रिवॉर्ड है, पनिशमेंट है, वो फेवरेटिज्म से ज़्यादा डिटरमाइन होता है, पॉलिटिकल नेक्सस से ज़्यादा डिटरमाइन होता है, जिस कारण जो मेरिट है एडमिनिस्ट्रेशन में वो डिसरिगार्ड हो रही हैं। एंड नेक्स्ट इज योर लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी एक इश्यू है, बिकॉज आपको ही पता है जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं क्लोज्ड कम्युनिकेशन पर आधारित है, लिमिटेड पब्लिक कॉन्टैक्ट पर आधारित है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या प्रॉब्लम है? रिजिड हायरार्की विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और ज़्यादा कम्युनिकेशन को हिंडर करता है कि हमें कुछ बातें बतानी है हायर अथॉरिटी को तो हम बता नहीं पाते बिकॉज ऑफ द रिजिड हायरार्की, है ना। कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन लेने हैं तो नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ द इश्यू की ये आपके डिपार्टमेंट के अंतर्गत नहीं आता, यू कैन नॉट टेक दीज। ये सब बातें निकल कर आती है। नेक्स्ट जो करप्शन के इश्यूज आ जाते हैं, ब्राइबरी, करप्शन, ये सब एक प्रकार से सीन एज रिवॉर्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेटरी वर्क। ऑब्लिगेटरी वर्क यानी कि जो हम बोल रहे हैं कार्य वही करते चलो, ये हो गया ऑब्लिगेटरी वर्क, यानी कि कोई रोक टोक वाला वर्क नहीं, एकदम जो बोल रहे हैं वो करते चलो। तो ये बातें निकल कर आती है। एंड ये कहीं ना कहीं नेसेसरी इविल है विच इज ग्रीजिंग द व्हील, जो चक्के को खिसिया रही है। खिसियाना यानी कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं कहीं ना कहीं, या फिर सिंपल कहे कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है वो अपने ट्रस्ट खोते जा रहे हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, इंडिया का जो रैंकिंग आया है 86 नंबर पर आई है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में। तो यहाँ से आप लिंक कर सकते हो कि करप्शन के इश्यूज हैं और गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है समय टू समय कि करप्शन की स्थिति को तोड़ा जाए, वीकेंड किया जाए। और आप हमें बताओ करप्शन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और what are the factors that are causing corruptions in India, why it is not getting eliminated? ये क्वेश्चंस आप बता सकते हो। नेक्स्ट इज योर इवेसिव टेंडेंसी।
यानी कि भाग जाने वाली स्थिति कि अगर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आया तो वहाँ पर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेकर हम जो है उस स्थिति से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, तो प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह जाती है या फिर प्रॉब्लम जो है दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि कोई भी अगर इश्यू आती है, अब इश्यू को नहीं फेस करेंगे तो बाद में ऐसे इश्यू आते रहेंगे तो कब तक हम भागेंगे, ठीक है? तो इवेसिव टेंडेंसी कहीं न कहीं जो करेज है उसको कमज़ोर करता है अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट इज़ योर पैट्रोनेज। पैट्रोनेज की बात करें तो देख सकते हो पॉलिटिकल पैट्रोनेज एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन द अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम देखें स्पेशली एट द हायर लेवल्स, है ना? पैट्रोनेज। तो ये भी एक इश्यू चलते रहती है कि हायर लेवल पर जो अपॉइंटमेंट करने हैं, वो जो है पैट्रोनेज के आधार पर, है ना? तो ये इश्यू निकल कर आती है। जैसे देख सकते हो पोस्ट रिटायरमेंट असाइनमेंट, ये जो बहुत सारे ऑफिसेस ऐसे होते हैं जो पोस्ट रिटायरमेंट ऑफिसर्स के लिए खाली रहते हैं, ठीक है? तो क्या होता है पोस्ट रिटायरमेंट असाइनमेंट सीनियर ऑफिसर्स जो हैं उनको दे दिए जाते हैं टू द रेगुलेटरी एंड अदर बॉडीज एंड इट इज़ बेसिकली लार्जली ऑन द पॉलिटिकल पैट्रोनेज एंड एक्सेसिव सिक्योरिटी, यानी कि कुछ ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती हैं। देख सकते हो आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेसिव सिक्योरिटी पब्लिक सर्वेंट को प्रोवाइड करते हैं और ये जो है कहीं ना कहीं इन्फोर्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी कि कुछ भी वो एक्शन लेंगे तो उसकी अकाउंटेबिलिटी को वो बाईपास कर जाते हैं। नेक्स्ट इज योर इल कंसीव्ड गोल्स। व्हेन वी टॉक अबाउट इल कंसीव्ड गोल्स तो देख सकते हो यानी कि जब कोई इंसेंटिव्स ऐसे गोल को अचीव करने के लिए दिए जाते हैं जो निगेटिव बिहेवियर को प्रमोट करते हैं तो वो भी एक इश्यू बन जाती है। एग्जाम्पल भी दिया जाता है बैंक मैनेजर ऑफ उत्कल ग्रामीण बैंक इन ओडिशा, इन्होंने इंसिस्ट किया था फिजिकल वेरिफिकेशन, बताओ 100 ईयर ओल्ड लेडी का फॉर विदड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द जनधन अकाउंट। नेक्स्ट इज योर ओवर वैल्यूइंग आउटकम्स। ओवर वैल्यूइंग आउटकम्स यानी कि इसके तहत क्या होता है एंड रिजल्ट पर हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, प्रोसेस पर हम फोकस नहीं करते, है ना? यानी कि आउटकम्स को हम ओवर वैल्यू करने का प्रयास करते हैं तो हम सिचुएशन को कहीं ना कहीं अकॉर्डिंगली जज नहीं कर पाते, इसके कारण आपका डिलेमा आ सकता है। नेक्स्ट जो लॉबिंग की इश्यू आ जाती है, वेरियस प्रेशर ग्रुप्स ह्यूज पॉलिटिकल कैपिटल देते हैं एंड वो कैपिटल क्यों देते हैं? अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने फायदे के लिए, ठीक है? और कभी कभी क्या होता है ये सब डिमांड्स लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर या फिर टू फुलफिल देयर डिमांड्स, यानी कि अब लॉबिस्ट क्या करेगा? पैसे देगा, चाहेगा कि हमारे काम हो जाए। तो एक प्रकार से इनडायरेक्ट प्रेशर तो बढ़ रहा है ना एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर कि भाई साहब काम करो, मेरे काम करो। ये सब इश्यू तो आपने मूवी में बहुत देखे होंगे, कॉमन इश्यूज हैं। एग्जाम्पल देख सकते हो वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज हैव गिवन इनटू देयर डिमांड्स ऑफ लोन वेवर। तो ये फ्रेंड्स हमने आज कवर किया। चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ एथिक्स इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स या एथिकल प्रॉब्लम्स क्या है? एक तो ये है एथिकल लिटरेसी की कमी है। जब हम बात करते हैं एथिकल लिटरेसी की कमी तो क्या मतलब है? जब एथिकल इश्यूज हम डीपली नहीं समझ पाते या फिर एथिकल इश्यूज को समझने में हम असक्षमता दिखाते हैं तो वो हो गया आपका एथिकल लिटरेसी, ठीक है? और जो डिसीजन लेंगे वो किस आधार पर लेंगे? अगर हमारे पास एथिकल लिटरेसी नहीं है तो हम रूल बुक्स का सहारा लेंगे, है ना? तो ये बातें निकल कर आती है। तो कहीं ना कहीं ये जो है लिमिट करती है इन अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन जहाँ पर कल्चरल सोशल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है उस इश्यू में। नेक्स्ट इज योर सेक्रेसी। तो देख सकते हो आरटीआई एक्ट 2005 तो है, आपको ही पता है, जिसके तहत ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करने की बात करती है, लेकिन तब भी ग्रेटर सिक्रेसी देखने को मिलता है इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इवन जो भी इंफॉर्मेशन अगर मांगे जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है एक प्रोविजन है आपका लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, है ना, उसके नाम पर जो है वो इंफॉर्मेशन डिनाई कर दिया जाता है एलोंग विथ व्हाट ऑफिशियल सिक्रेसी का भी टैग आ जाता है कि कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो
बताई नहीं जा सकती। तो ये एक इश्यू आती है, इश्यू ऑफ सीक्रेसी। नेक्स्ट जो सोसाइटियल प्रेशर्स। सोसाइटियल प्रेशर्स यानी कि सोसाइटी की तरफ से कुछ बातें या फिर इश्यूज को जगह देने की बात की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल सोसाइटी की तरफ से लेट्स से कि कोई इरेशनल एंड अनरीजनेबल डिमांड्स किए गए, है ना, अपॉन द ऑफिसर्स बाय द फैमिलीज या फिर रिलेटिव्स, पेयर्स या फिर क्लोज वन, तो इसके कारण भी जो एथिकल या एथिकल वैल्यूज हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। नेक्स्ट इज योर पॉलिटिकल सुपीरियोरिटी, यानी कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अकाउंटेबल है अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के लिए एंड उनको अवॉइड करना पड़ता है उनके डिसीजंस, एंड इवन दैट डिसीजन इज नॉट इकोनॉमिकली साउंड बट दे आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्सीजेंसी। जैसे आपका कभी कभी बताया जाता है ना लोन वेवर वाला इश्यू। एंड नेक्स्ट इज योर लैक ऑफ ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म, ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म की कमी होना। तो देयर इज ए लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, है ना, तो पब्लिक ओपिनियन को कह सकते हो कि उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाती है ना, अगर कोई इश्यूज आती है तो। एंड अलॉन्ग विथ व्हाट, लैक ऑफ अवेयरनेस रहता है पीपल में अबाउट देयर राइट्स एंड इंटाइटलमेंट्स एंड ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म। एंड इन्फॉर्मेशन लीक्स भी हो जाती है कभी कभी। तो जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वैसे तो उनको लीक नहीं होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल पेंडिंग टैक्स इंक्रीज की जो कोई इश्यू है कि आने वाले समय में टैक्स इंक्रीज होगा, तो इन सब से क्या होता है डिस्टर्बेंसेस हो जाती है इकोनॉमी में, कॉस्ट कटिंग ऑफ स्टाफ। तो इन सब के कारण क्या होता है एक प्रकार से सोसाइटियल बैकलैश जैसी स्थिति हो सकती है। एंड नेक्स्ट इज योर लैक ऑफ विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन। जो विशल ब्लोअर यानी कि एक प्रकार से जो करप्शन सबको खुलासा करने में खुफिया जानकारी देता है उसको हम विशल ब्लोअर कहते हैं, ठीक है। तो इनको प्रॉपर प्रोटेक्शन भी इंश्योर नहीं किया जा पाता, जबकि विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 है, आपको भी पता है। एंड कहीं ना कहीं क्या होता है कभी कभी विशल ब्लोअर ही फंस जाते हैं एंड कोई पेनल्टी नहीं निकल कर आती है अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वे विक्टिमाइजिंग द कंप्लेनेंट। नेक्स्ट इज जो लैक ऑफ नॉलेज ऑफ राइट्स, जो भी अधिकार दी गई हैं उसके बारे में जानकारी ना होना। तो देख सकते हो देयर इज ऑल्सो लैक ऑफ नॉलेज ऑफ राइट्स अमंग द पब्लिक मेनली ड्यू टू द कम्प्लेक्सिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल्सो ड्यू टू द इंसुलर एटीट्यूड फ्रॉम द ऑफिशियल्स। तो फ्रेंड्स ये हमने यहाँ तक डिस्कस किया कम्प्लीटली। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम एथिक्स डिलेमा हम देखेंगे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, ठीक है फ्रेंड। सो अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ ज्वाइन इट। फॉर नाउ थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।